कोविड की चौथी लहर दस्तक दे रही है। मेरा जो मानना है वो ऐसा कहना है कि ये शिक्षा व्यवस्था पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो वो कुछ समय के लिए इन्फेक्शन रहेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनको आगे फैटल हो जाएगा उनके लाइफ के लिए। जिंदगी तो वही होती है जहां आप चैलेंजेस लेके आगे बढ़ो। स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। सीधा सवाल में आज हम बात करने जा रहे हैं चौथी लहर की आशंका पर। दिल्ली में चौथी लहर की आशंका आ रही है क्योंकि अभी वहां पर संक्रमण की दर 4 से 5% हो गई है, जो संभावित जो आंकड़े हैं उनसे बड़ा आंकड़ा है। तो क्या ये चौथी लहर की दस्तक है? और क्या चूंकि शिक्षा व्यवस्था सबसे ज़्यादा कोविड के समय परेशान हुई और शिक्षा अपनी पटरी से डीरेल हुई, तो क्या वापस ऑफलाइन मोड की शिक्षा प्रभावित होगी? क्या चौथी लहर वापस से बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को बड़े रूप में इम्पैक्ट करेगी, या तीसरी लहर की तरह ही चौथी लहर कोई भी नुकसान शिक्षा व्यवस्था को नहीं कर पाएगी? सीधा सवाल के आज के एपिसोड में इसी पर बात करेंगे। सीधा सवाल के आज के एपिसोड में बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर की प्रिंसिपल और सहोदय ग्रुप ऑफ स्कूल्स CBSE ग्रुप ऑफ स्कूल्स की अध्यक्ष श्रीमती कांचन तारे जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई इस नई जिम्मेदारी की। सीधा सवाल में हम कोशिश करते हैं कि शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करें, और सीधा सवाल में चूंकि हमारा एक पैटर्न है कि हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। बिल्कुल। तो सीधा सवाल में मेरा मैम सवाल है कि क्या जो ये अभी कोविड की चौथी लहर आ रही है, ऐसा आशंका जाहिर की जा रही है, दिल्ली में कुछ ऐसे आंकड़े अभी दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद 22 जून के आसपास चौथी लहर आएगी। तो आपको क्या लगता है कि ये चौथी लहर आएगी और वापस से शिक्षा व्यवस्था को वैसे ही इम्पैक्ट कर देगी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आप ये देख रहे हैं अभी कि कोरोना की चौथी लहर जो बहुत ज़्यादा हाइप बनता जा रहा है, या चौथी लहर आएगी, तो मेरा जो मानना है वो ऐसा कहना है कि ये शिक्षा व्यवस्था पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। क्योंकि प्रथम कारण तो इसका ये है वैक्सीनेशन। अगर हम इंदौर देखते हैं, मध्य प्रदेश या पूरे भारत में, तो भी 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे 100% तो नहीं, लेकिन 97% वैक्सीनेशन उनका हो चुका है। जो अगर वायरस से इन्फेक्टेड भी होते हैं तो वो कुछ समय के लिए इन्फेक्शन रहेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनको आगे फैटल हो जाएगा उनके लाइफ के लिए। सेकेंड केस अपन देखते हैं 12 से 14 वर्ष के बच्चों का अगेन वैक्सीनेशन। तो इसके लिए प्रशासन तो इनिशिएटिव अपनी तरफ से ले चुका है, स्कूल प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरा इनिशिएटिव ले रहा है। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन कैंप उनके स्कूल में आए, या उनके स्कूल के विद्यार्थी बाहर कहीं जाके अपना वैक्सीनेशन पूर्ण करवाएं। तो उस केस में भी अगर वो विद्यालय भी आते हैं तो पैरेलल वे में उनका इम्यून सिस्टम जो है वो डेफिनेटली बूस्टअप होता जाएगा। देखिए, आज हम देखते हैं अगर वायरस या बैक्टीरिया, तो इनका इन्फेक्शन तो सालों से चलता आ रहा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा एजुकेशन सिस्टम स्टॉप हो जाए। लास्ट 2 सालों में जो गैप हो गया है एजुकेशन सिस्टम में, वो हमें फिर से उस एजुकेशन को एक सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। और उस आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन, पेरेंट्स और पूरा स्कूल मैनेजमेंट, तीनों को काम करना पड़ेगा साथ में। क्योंकि अगर हम ये रोक भी देते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर आ जाएगा। जब बच्चे को एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं आएगा कि स्कूल में आने के बाद वो जो शिक्षा ग्रहण करता है, केवल किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, उसके साथ में उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें उसका बहुत सारा लर्निंग होता है, कॉम्पिटिशन्स होती है, उसमें भी लर्निंग होता है। लेकिन जब हम ये सब कुछ स्टॉप कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि बिना एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अगर ये बच्चा बाहर जा रहा है या किसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो उस अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से प्रयास नहीं कर पाएगा। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, अगर हम भारत के बाहर के भी देश देखते हैं तो वहाँ पे तो छोटे बच्चों के भी स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, और अभी नहीं, हमसे पहले चालू कर चुके। अगर छोटे से छोटा बच्चा भी स्कूल जा रहा है तो उसको ये मालूम है कि उसे मास्क लगाना है, उसको ये मालूम है कि मुझे अपने साथ बैठे हुए व्यक्ति से डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो क्या हम ये हमारे बच्चों को नहीं सिखा सकते? मास्क क्यों ज़रूरी है? आज हम जब साथ में बैठते तो कहते 6 फीट के डिफरेंस से, क्योंकि जो भी हमारे ड्रॉपलेट्स एयर में निकलते, उन ड्रॉपलेट्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो जब ड्रॉपलेट्स ही मास्क के अंदर रह जाएंगे तो डेफिनेटली ये बच्चों को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, या जो कोई भी व्यक्ति हमारे पास में है उनको उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। नहीं, लेकिन जैसे आपने
12 साल से ऊपर तक की बात हाँ। की जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, बिल्कुल लेकिन मैं 12 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करूँ तो वहाँ पर तो एक बड़ा खतरा दिख ही रहा है। बिल्कुल। उस कंडीशन में किसकी जिम्मेदारी बनती है? सबसे पहला पेरेंट, जी कि हर एक पेरेंट को यह है कि वो खुद वैक्सीनेशन हो, उसकी पूरा परिवार वैक्सीनेशन में हो। जब आप बताइए हमारे पास छोटे बच्चों से 10 या 11 साल तक के बच्चे हमारे साथ हैं और बाकी का पूरा एनवायरनमेंट वैक्सीनेटेड है, तो डेफिनेटली इन लोगों को खतरा होने से बचता है। जी उनकी केयर हमें ही सबको, इसलिए मैंने कहा जितना स्टेक होल्डर है हमारे पास, उन सब स्टेक होल्डर को काम करना पड़ेगा। पहले खुद में अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी। आज भी ऐसे कितनी जनता है जो नहीं चाहती है कि वैक्सीनेशन हो, खुद में उनके भी वैक्सीनेशन नहीं हुए। अगर हम एग्जैक्ट आंकड़े निकालेंगे, या आप भी जिस तरीके से बाहर काम करते हैं आपको भी पता पड़ेगा, अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। लेकिन हाँ, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए सबसे पहले सभी को वैक्सीनेट होना पड़ेगा। तब हम ग्रेजुअली इन छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि इनके ऊपर अगर हम अचानक से एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें नहीं पता उनकी ज़िंदगी में ये लॉन्ग टर्म के इफ़ेक्ट क्या होंगे। तो उनके जब लॉन्ग टर्म के इफ़ेक्ट से हमें उन्हें बचाना है तो पहले 12 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं फुल वैक्सीनेशन हो जाए तो डेफिनेटली इन बच्चों की सेफ्टी बढ़ जाती है। उसके बाद होता है कि हम इन बच्चों को किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स सिखाएं। तो ये काम एक पेरेंट तो कर सकता है, लेकिन उससे अच्छे तरीके से एक स्कूल का टीचर कर सकता है। लेकिन मैंने मैम देखा है कि जब भी ऐसी समस्या होती है, और मैंने स्कूल के लिए स्पेशली देखा है कि गर्मियाँ बढ़ गई हैं, स्कूल में छुट्टी कर दो, बारिश ज़्यादा हो रही है स्कूल में छुट्टी कर दो, ठंडी ज़्यादा हो गई पड़ रही है तो स्कूल में छुट्टी कर दो। तो हम अपने बच्चों को लड़ना क्यों नहीं सिखाते? तो शायद इसी का परिणाम है कि हमको सबसे पहले स्कूल बंद करना पड़ता है। बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप गुजरात गवर्नमेंट को देखिए अभी, है ना, गुजरात गवर्नमेंट ने अभी स्कूल स्टार्ट किए हैं, जबकि आपको पता है गुजरात की गर्मी ज़बरदस्त गर्मी, अभी वहाँ का टेम्परेचर 44-45 चल रहा है। उसके बाद भी उन्होंने मंडे से स्कूल ओपन किए हैं छोटे बच्चों के लिए भी। कहाँ तक ओपन किए उन्होंने? जब तक 15 मई के आसपास तक उनके स्कूल चलेंगे। तो वो लोग तो डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि बच्चे को लड़ना हम कब सिखाएंगे? हमें बच्चों को चैलेंजेस को फेस करने की ताकत देनी है, ना कि उन्हें कमज़ोर बनाना है। यहाँ हम सबका पहली ड्यूटी यही है कि उन्हें इस कमज़ोरी से बाहर निकाल के उन्हें कोई भी चैलेंजेस लाइफ में आते तो उससे लड़ना सिखाएं। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। आपका बचपन या मेरा बचपन, हम लोग जो गया, हम अपनी मिट्टी से खेलकर बड़े हुए, मिट्टी के बैक्टीरिया वायरसेस में जब हम बड़े हुए तो हमें ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग हुआ। या मैं अपनी नानी दादी को देखती हूँ तो उनका इम्यून सिस्टम मुझसे भी स्ट्रांग था। 94-95 के बाद उनकी बहुत अच्छे से में आने के बाद डेथ हुई। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उस मिट्टी से खेला, हमने भी खेला, पर हमारी आगे वाली जनरेशन, उनको हमने क्या किया? रोक दिया। तो जहाँ हमें इम्यून बूस्टिंग उनकी बढ़ानी थी, वहाँ हमने उनको पहले ही स्टॉप कर दिया। तो वो चीज़ें तो हमें प्रशासन को और हमें मिलकर ही रोकना पड़ेगा, तभी हम बच्चों को चैलेंजेस करने के लिए तैयार कर पाएंगे। आज हम इन चैलेंजेस से एक्सेप्ट नहीं करवाएंगे, उनको मतलब रूबरू नहीं करवाएंगे, तो आगे जाके देश में अगर हमारे कोई चैलेंजेस आते तो ये बच्चे कब सीखेंगे? क्योंकि हमारे मतलब राष्ट्र की पूरी धरोहर तो ये बच्चे हैं। आने वाली हमारी युवा जनरेशन ही तो हमारा सब कुछ है। इन्हीं को अगर हमने वीक कर दिया तो फिर तो अपन पूरे तरीके से खोखले हो जाएंगे। तो लेकिन जैसे आपने देखा होगा, तो क्या अब ऐसे में प्रशासन का कोई एक ऐसा सहयोग एक्सपेक्ट करते हैं? आपको लगता है कि नहीं, प्रशासन को ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो स्कूल के फेवर में हो, शिक्षा के फेवर में? बिल्कुल, मतलब मेरा ये मानना है इसमें कि प्रशासन को शिक्षा के फेवर में जाते हुए भी इन्हें एक पूरा इस तरीके से, जैसे एक विद्यालय के पास अपनी कमेटी होती है जिसमें पेरेंट्स भी होता है, मैनेजमेंट भी होता है और टीचर्स भी होते हैं, तो वैसे ही प्रशासन को भी एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें उसके साथ पेरेंट्स भी हो, प्रिंसिपल्स भी हो और समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग भी हो। जब ये साथ मिलकर डिसीजन लेते, क्योंकि अगर हम ये ऑल ऑफ सडन डिसीजन लेते कि नहीं स्कूल बंद कर दे या आगे जाके स्कूल नहीं चला है, तो आपको भी पता है कि शिक्षा वर्ग में कितना नुकसान हुआ है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने अपने पार्टनर्स के लॉसेस किए, तो क्या उनका परिवार नहीं चलेगा? आज अगर फिर से बंद होता है, फिर से फीस स्ट्रक्चर नहीं आती है, तो कितना इफेक्ट होगा? और फीस तो चलिए फिर भी है, पर बच्चों में जो एक संस्कार जाना है, गुरुजनों के प्रति सम्मान, गुरुजनों का एक आदर्श, या एक जो पढ़ाई में उनका सर्वांगीण विकास होता है विभिन्न विद्यालयों के द्वारा, उसको हम क्यों रोक रहे? उनकी पूरी ग्रोथ को हम क्यों रोक रहे? तो मैं डेफिनेटली ये चाहूँगी कि प्रशासन
और स्कूल मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ये मिलके एक ऐसी कमेटी बनाए जहां हमारे पास इस तरीके से कोई डिजास्टर्स आते हैं तो उस पीरियड में एक डिसीजन सब मिलकर लिया जाए, ना कि वन वे फॉर्म में या डिक्टेटर फॉर्म में आगे तक निकल जाए। नहीं, लेकिन ज़्यादातर देखने में मैम आया है कि जब भी ऐसा हुआ है तो अभी जो पिछले 2 साल थे कि स्कूल को बंद कर दीजिए और स्कूल के अगले निर्णय तक पूरे स्कूल बंद रहेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसा हमारा पास 2 साल का एक बड़ा अनुभव है कि ऑनलाइन एजुकेशन ने उस जो इम्पैक्ट देना चाहिए था वो नहीं दिया था, इसीलिए स्कूल शायद बने कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट उनका बच्चों का होता है। और केवल अगर मैं एकेडमिक की बात भी करूँ तो वहाँ एकेडमिक भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो फिर अब ऐसे में ये सामंजस्य कैसे बनेगा? हम क्या लग रहा है कि हम वापस से चौथी लहर अगर आती है, वैसे तो तीसरी लहर को देखा जाए तो चौथी लहर की आने की संभावनाएं कम है, लेकिन ऐसे केस में फिर क्या होगा? देखिए, ऐसे हम देखेंगे तो आज चौथी लहर हो सकता है, 6 महीने बाद 5वीं लहर हो सकता है, अगले 6 महीने बाद कुछ और, क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ बायोवर ऑल्सो विच वी कैन से। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि शिक्षा को हम पूर्ण तरीके से खत्म कर दें। तभी तो मैंने कहा आपको फाइट करना सिखाना पड़ेगा बच्चों को। अगर चौथी लहर आती भी है तो पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ, या जैसे प्रशासन ने बीच में ये चलाया था कि 50% स्टूडेंट्स 3 दिन आए, 50% स्टूडेंट्स बाद के 3 दिन आए, इस तरीके से कोई निर्णय लेके, लेकिन विद्यार्थियों को ऑफलाइन शिक्षा के साथ वंचित नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसमें मैंने कहा ना, शिक्षा मतलब केवल किताबी शिक्षा नहीं होती है, सर्वांगीण विकास ही होता है उनका। जब वो विद्यालय में जाते, पीयर ग्रुप के साथ बैठते, घर में बच्चा जब ऑनलाइन बैठा तो कितने पेरेंट्स ने बताया कि बच्चा सोया हुआ है, इवन एक पेरेंट कंट्रोल नहीं कर पाए अपने बच्चे पे, वीडियो ऑफ कर दिए, बिस्तर पे लेट गए। आप बताइए, एक पेरेंट एक बच्चे को नहीं संभाल पा रहा है, तो वो टीचर्स की तो हेड्स ऑफ देम कि वो 30 बच्चों को या 40 बच्चों को एक क्लास के अंदर कैसे संभालते हैं। तो इसलिए उनका सम्मान करते हुए मुझे ऐसे लगता है कि एक इस तरीके से निर्णय लिया जाए जिसमें ना तो हमारी शिक्षा का कोई नुकसान हो और ना ही हमारे बच्चों के हेल्थ पर उस चीज़ का कोई इफेक्ट हो, जिसके लिए सबको मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे प्रशासन के साथ ही। मेरी जो है वो उम्मीद है और पूरी आशा है, क्योंकि हम स्कूल शिक्षा के लिए काम कर रहे हो, शिक्षा पर ही डेडिकेटेड हमारा प्लेटफॉर्म है, तो हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था जैसे तीसरी लहर में कोई इम्पैक्ट नहीं करी वैसे ही चौथी में भी ना करे, और आपकी जो नई जिम्मेदारी मिली है वो उसमें आप बहुत अच्छे से स्मूथली इसको निभा पाएँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इन शुभकामनाओं के लिए। मैं भी चाहती हूँ हम एनवायरनमेंट में ये एक पॉजिटिव ही नोट दें कि स्कूल शिक्षा पे अफेक्ट नहीं होगा और हमारे बच्चों की प्रगति और उन्नति बहुत अच्छी होगी, तो ये पूरे यूनिवर्स से रिफ्लेक्ट होकर वापस से हमारे पास आएगा और हमारे सारे हर्डल्स ग्रेजुअली कम होते जाएंगे। पूरे खत्म होंगे ये तो नहीं कह सकती, पर हाँ, कम बहुत होते जाएंगे। होप सो ऐसा ही होगा। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने एक शॉर्ट नोटिस में हमें टाइम दिया और हमारी स्टूडियो आई, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स। सीधा सवाल में आज हमने बात किया कोरोना की चौथी लहर की आशंका के समय क्या चैलेंज शिक्षा व्यवस्था पर होंगे। जैसा मैम ने बोला कि चैलेंज तो रहे हैं और चैलेंज सिखाना होगा हमें बच्चों को, क्योंकि अगर हम बच्चों को चैलेंज से लड़ना सिखाएंगे नहीं तो वो बच्चे आगे जब रियल लाइफ में चैलेंजेस आएंगे तो उनको कैसे पूरा कर पाएंगे। ये आशंका जैसे तीसरी लहर में एक आशंका थी, और हमने देखा है कि तीसरी लहर ने किसी भी प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को और कोरोना ने किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे को इम्पैक्ट नहीं किया था। तो आशा करते हैं कि चौथी लहर भी किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं करेगी और आने वाली जितनी भी लहर होंगी वो शायद कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेंगे। और अब हमको इससे लड़ना सीखना होगा, क्योंकि बिना ऑफलाइन शिक्षा के सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। तो हम आशा करते हैं कि सीधा सवाल के इस एपिसोड से बाद अगर जो प्रशासन इस एपिसोड को देख रहा है तो इस समय जो निर्णय है वो एक सही निर्णय लें जिससे शिक्षा व्यवस्था ऑफलाइन मोड में चलती रहे। सीधा सवाल में हम कोशिश करते हैं कि ऐसे जितने भी मुद्दे हैं इन पर बात करें, लेकिन आपको लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आज के एपिसोड में हम छूट गए हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसका जवाब आपको दें। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.